वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जो पहले भी आ चुके हैं so उनको मैं कोई बड़ा लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन नहीं करूँगा। अगर आपने इनकी एपिसोड देखनी है पहले वाली तो इट्स जस्ट गोना पॉप अप, इट्स गोना अपीयर, सो यू कैन गो चेक दैट आउट। बट लईक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक, आप सुनाएं मुज़्ज़मिल कैसे हैं? ज़बरदस्त। लईक अहमद मैंने सही सरनेम बोला? अहमद पता नहीं सरनेम में हमेशा मैं भूल जाता हूँ, कंफर्म करना पड़ता है। लईक भाई मुझे बताएं कि कैसा जा रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग? ज़बरदस्त। और मैं खुद चाह रहा था कि मैं बताऊं कि पिछले एपिसोड के बाद कैसा फीडबैक वगैरह आया था। सो आई थिंक कि अभी भी पीपल आर वाचिंग दैट एपिसोड एंड कमिंग टू मी फॉर सम सॉर्ट ऑफ सजेशन। और मैं मेरे ख्याल में काफ़ी आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ। यूके से मैसेज आया है, ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया है, काफ़ी जगह से मैसेज आया है। वन ऑफ दी एक जो बहुत ही मेरे लिए एक ज़बरदस्त चीज़ थी कि आई वॉज जस्ट सिटिंग इन ऑफिस और एक डेवलपर मेरे पास आया कि सर मैंने पहली दफ़ा मुझे समझ आई है कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है ना। एंड आई जस्ट टेक्सटेड यू एज वेल कि यार ये when he was developing an app and I was telling him यार ये राइट टाइम में इन्वेस्ट कर दो he was not convinced, but I think जो लास्ट टाइम हमारी कन्वर्सेशन हुई थी काफ़ी मेजर इम्पैक्ट उस पर भी आया था। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो लॉन्गर विद अस, सो तो he just resigned. So but I hope maybe आपने इन्वेस्टमेंट सिखा के ना उसको so he thought कि यार कहीं ज़्यादा पैसे करके मैं ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट कर दूँ। but I think you yourself you are doing such a good job. I believe कि इस क्वार्टर के अंदर ये कोई चौथी पांचवी दफ़ा आपसे इन्वेस्टमेंट पे फोकस्ड है, which I believe no one is doing. So this is one of the grave issue in Pakistan. And I think you are doing a great job. Thank you so much. मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे। एंड आई वांट टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ मैक्रो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने एपिसोड्स किए हैं लेकिन उसमें ज़ाहिर हम स्पेसिफिक्स में भी घुस गए। और जो मेरी जनरल ऑडियंस है उनको ये कॉन्सेप्ट समझाना बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना। लोगों को लगता है शायद ये मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, बट ये सबके इंटरेस्ट की चीज़ है। बिल्कुल, पैसा सबने कमाना है इवेंचुअली जाकर, और उस पैसे को जैसे कहते हैं ग्रो कराना। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि हमें लगता है कि पैसे को ग्रो कराना जो है ना वो कोई हराम काम है। हालांकि साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हो, हमारे अस्पताल ही बेहतर हो, एजुकेशन भी, सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। एंड सो पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि ये चीज़ हम नहीं निकाल पा रहे। ओवरऑल इकॉनमी में भी नहीं निकाल पा रहे, ओवरऑल निज़ाम में भी, चाहे स्टॉक्स हो जाए चाहे कुछ हो जाए, हम संदूकों में पैसा बंद रखेंगे लेकिन हम उसमें नहीं डालेंगे किसी इन्वेस्टमेंट फॉर्म के अंदर। और जिसकी वजह से जिस बंदे के पास एक्चुअली एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी डिमांड होती है, जिसकी जॉब क्रिएशन हो सकती है, सारा कुछ है, वो पैसे ही नहीं रेस कर पाता। तो थोड़ा सा अगर मुझे इकोनॉमी का आप आउटलुक दे पाएँ। अच्छा, इससे जाने से पहले ना मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। लास्ट ईयर मैंने इंडिया का एक चैनल देखा जहाँ पे वो IPL शो करा रहे थे, ठीक है, राइट। ड्यूरिंग द मैच आफ्टर ईच आवर, ठीक है, एग्रेसिवली दे वर शोइंग एड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा। उनकी पूरी टीम, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, एवरीवन, करंट प्लेइंग टीम, एवरीवन इज कमिंग ड्यूरिंग द एड्स एंड टेलिंग डिफरेंट पीपल्स कि यार आप इन्वेस्टमेंट करो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप इधर इन्वेस्ट करो, आप उधर इन्वेस्ट करो, राइट। देन आई थॉट कि यार हमारी माशरे में, हमारे टेलीविजन पे, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ एनी एड लाइक दिस, any celebrity coming on TV and basically endorsing someone कि यार आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कि अभी रियल स्टेट के ऊपर मेरे दिमाग में एग्जैक्टली वही आ गया था कि यार ये मकान में शाहिद अफरीदी वो फ्लैट तो मायरा खान इज गोइंग कि यार ये देखो 2 बेडरूम का पता नहीं कितने करोड़ का घर है, वो आप ले लो। बट देन आई रियलाइज कि मैंने फिर इसको डी कोड किया एक लिहाज से कि यार ये क्यों नहीं कर रहे ना हमें क्या मतलब। एट द एंड ऑफ द डे जो लोग स्टेक होल्डर्स है दे नीड टू इनिशिएट। ये नहीं है कि सेलिब्रिटी जाएगा भाई मुझे हायर करो, मैं आपके इन्वेस्टमेंट को करना चाहता हूँ। फिर मैंने जब रियलाइज़ किया तो मुझे लगता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद गलत भी हो सकता है। सो उसके लिए ना आई थिंक आपको ना अपने मुल्क की जो मैशियत है या अपना जो निज़ाम है उसको समझने की ज़रूरत है। सो मैंने अभी रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुआ उसके स्टेटिस्टिक्स मैंने उठाए और आई थॉट कि ये भी एक रीज़न हो सकता है क्यों नहीं हम लोगों को कहते हैं कि आप इन्वेस्ट ना करो, एक तरह से कि हम देखते भी नहीं है। तो मैंने बड़ा ही सिंप्लीफाई करके ना उसको थोड़ा सा किया है कि फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल रेवेन्यू जो इस दफ़ा आपने अनाउंस किया हमारे पास आएगा वो 73 रुपीज़ है। मैंने 100 रुपीज़ पे इसको किया है कि 73 रुपये आपके पास आमदनी है इस साल के ऊपर, ठीक है, लेकिन आपका जो खर्चा है वो 100 रुपया है।
ठीक है, यानी कि आप पहले ही बता रहे हैं यार कि हमारे पास पैसे इतने दिए कि हम अपने अखराजात को पूरा कर सके। तो कितना डेफिसिट आपका कह दिया? 27 रुपीज़ का। सो दैट भी 27% का पैसे हमारे पास है ही नहीं, और हमने ऑलरेडी कह दिया कि हम ये ना खर्च करेंगे, लेकिन हम और कर्जा लेंगे ताकि हम अपने खर्चे पूरे कर सके। राइट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब आप अखराजात को थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं तो आपका जो टोटल डेप्ट है, जो 100 रुपये में से आपके अखराजात आ जाते हैं, 31 रुपीज़ आपने पिछला कर्जा देने पे उतारना है। अच्छा, आप 27 रुपये नए ले रहे हैं, पहले 31 रुपये आप पिछला करने के लिए 27 का नया आपका एक लग गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ना लोग कहते हैं जी हम डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बहुत खर्च कर रहे हैं। आप परेशान हो गए कि डिफेंस पे सिर्फ आप 11.5 रुपया खर्च कर रहे हैं 100 रुपये में से। ठीक है, सो डिफेंस इज 1/3 ऑफ द डेप्ट रीपेमेंट, जो कि ओल्ड आपके पास बर्डन आ चुका है। ठीक है, और काफ़ी दफ़ा हम शायद गवर्नमेंट का मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये क्यों हर दफ़ा बर्डन इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। आपके पास जो पिछले कर्जे इतने चढ़ गए हैं जिसको आपने रीपे करना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह सब्सिडरी, डिफेंस से भी ज़्यादा आप सब्सिडरी और पेंशन में दे रहे हैं। पेंशन एक नेक्स्ट बिग थिंग है जो पाकिस्तान में बबल अप हो रही है। बिल्कुल ऐसे, यू नीड टू फिक्स दैट एज वेल। तो पेंशन पे आप 18.5 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नीचे जाते हैं 28 रुपये, विच इज़ अगेन लेस दैन द डेप्ट रीपेमेंट, आप प्रोविंसेस को दे रहे हैं, जिस पे हमारी सारी प्रोविंसेस को मिलाकर 28 रुपये की टोटल पेमेंट है प्रोविंसेस को। और रहे है जो 11 रुपये रह गए हैं वो डेवलपमेंट है, जो कि फेडरल वगैरह, जिस पे कराची में भी देख लिया, ये कर दिए, ये 11 रुपये पे करते हैं। राइट। तो अगर तो फॉर एग्जांपल हमारा डेप्ट ना होता, राइट, पिछला डेप्ट ना होता, डेवलपमेंट कर रहे होते, हमारे पास 3 टाइम डेवलपमेंट के थे। अभी जो एथलीट साहब माशाल्लाह जो 5th नंबर पे आए हैं, तला हबीब के नाम से, कोई सपोर्ट नहीं मिली भाई, सीधी सी बात है, पैसे ही दिए गवर्नमेंट के पास। हम कहाँ से ओलंपिक, जितना भी आप शोर डाल दें, आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे नहीं है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट पैसे रेज कहाँ से करती है। ठीक है, 60% ऑफ द पेमेंट जो डेप्ट इन्होंने रेज करना है वो लोकल क्रेडिटर से करना है। लोकल क्रेडिटर्स में आपके पास लोकल बैंक्स आ गया है। ठीक है, अब लोकल बैंक्स के अंदर किसका पैसा पड़ा हुआ है? आम आवाम का पैसा पड़ा हुआ है, हमारा पैसा पड़ा हुआ है। अब ये सर्कल बोला समझे कि जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है गवर्नमेंट, वो किसकी जेब से जा रहे हैं? बट डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस आम आवाम से। ठीक है, जो शॉर्टफॉल पड़ा है उसको पूरा आप मैक्सिमम कहाँ से कर रहे हैं? लोकल क्रेडिटर से। वहाँ किसका पैसा पड़ा हुआ है? आपका पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, जब हम ये सुनते हैं कि हर पाकिस्तानी के ऊपर 17,000 रुपये का वो है, वो भी हर पाकिस्तानी के ऊपर है। ठीक है, अब ज़रा इस पूरे सर्कल को समझे कि हम जब किसी बैंकर या बैंक्स के पास जाते हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली आपने भी ट्वीट की थी एक, आपको लोन नहीं मिला, क्यों नहीं मिलता लोन? ठीक है, इसकी भी मेजर रीज़न है भाई, आपके पास एक सेफ हेवन पड़ा हुआ है गवर्नमेंट जो आपसे लोन ले रही है और आपको अच्छा खासा पैसा दे रही है। आपको 6% आगे लोगों को देते हैं, बाकी का आपका प्रॉफिट है। विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, व्हाई एनीवन शुड पे मुजम्मिल लोन व्हेन दे आर ऑलरेडी गेटिंग फेयर रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट विद नो टेंशन। अभी उन बेचारों ने हैस्कूल को थोड़ा दिया और वो फिर टीका लग गया 45 बिलियन का या 55 बिलियन का। ठीक है, सो अब मुझे समझ आती है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं आपको कहती ना कि आप इन्वेस्टमेंट करें। वो इसीलिए नहीं कहती भाई हम पैसे कहाँ से उठाएंगे। मुझे लगता है, यानी ये मेरी मतलब अगर जाहिर लोगों का पैसा अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की साइड पे जाना शुरू किया, रिटर्न्स वहाँ पे ज़्यादा आपको नजर आना शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी लेस मनी अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट टू बी एबल टू इजीली एक्सट्रैक्ट मनी। हाँ, और प्राइवेट सेक्टर को तो वैसे भी अवेलेबल है ही नहीं। आप अगर मैंने लास्ट ईयर एक बहुत बड़े बैंक से रीफाइनेंस स्कीम में अप्लाई किया था, एंड द टाइप ऑफ स्टूपिड क्वेश्चन आई गॉट फ्रॉम बैंक, मुझे समझ आ गई थी कि उन्होंने नहीं देना, हालांकि वो सब्सिडाइज था गवर्नमेंट की तरफ से। जहाँ पे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं मिल रही है, वो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उनको बड़ी बड़ी मगरमच्छें 4 मिली हुई हैं, 5वीं मगरमच्छ ऑलरेडी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट उनको बैठे बैठाए पे कर देती है, उनका निज़ाम चल रहा है। दे डोंट केयर वेदर यू बेसिकली यू नीड टू टेक लोन फ्रॉम देम और नॉट। वो एक पूरा प्रोसेस 6 महीने का चलता है, 7वें महीने आपको पता चलता है भाई आपको नहीं देना आपने। ठीक है, और ये सर्कल चल रहा है। जब तक आपका डेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमारा मुल्क बेहतर तरीके से नहीं तरक्की कर सकता है। तो अब यहाँ पर बड़ा अच्छा सवाल आता है ना कि भाई डेट को कैसे क्लियर किया जाए? बिकॉज द फैक्ट इज कि भाई ठीक है, ये तो बात आपकी समझ आ गई कि जब तक डेट नहीं खत्म होगा, तो खान साहब यही कहते रहते थे, फिर कुछ फर्क नहीं नजर आया। पॉइंट आखिर में ये है कि मैं कहता हूँ कि भाई डेट है और डेट से हमने निकलना है। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर हमने डेट साइकिल से निकल कर हमने सस्टेनेबल साइड पे जाना है, तो व्हाट्स द वे फॉर इट? ऑलरेडी जो ये काम कर रहे हैं, आई थिंक ऑटोमेशन, जिस तरह ये डिफरेंट रिटेलर्स को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है ना, जब भी ये टैक्स एक्सपेंशन की बात करते हैं,
यहाँ पे हड़तालें स्टार्ट हो जाती है, आपके लॉकडाउन स्टार्ट हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती है। कितनी दफ़ा इस्लामाबाद में हफ्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इनकी शॉप्स नहीं खुलती है कि भाई हम पैसे क्यों दें, हम टैक्स क्यों दें। भाई आप टैक्स नहीं दोगे तो मुल्क इसी तरह ही चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे इनडायरेक्टली यू आर अफेक्टेड एज वेल। आप जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जब आप टैक्सेस नहीं दे रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा किस बेचारे को इफेक्ट पड़ता है? एक गरीब आदमी को। बिल्कुल। आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, कोई ये तो नहीं कहता भाई आप ग्रेड 18 से ऊपर या आपकी सैलरी कितनी है, आप उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना एक अभी छोटा गरीब बेचारा अपनी बाइक पे दे रहा है। ठीक है, आप जब मिल्क लेने या दूध लेने जाते हैं आप भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना एक अमीर बंदा दे रहा है। तो जब टैक्सेस ज़्यादा बढ़ेंगे, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल 5 मिनट से ज़्यादा पे टैक्स, अब गवर्नमेंट क्यों इतनी डेस्परेट हो जाती है कि भाई हमने टैक्स कलेक्ट करने, हम कहाँ से करें? 5 मिनट से ऊपर पे आपको टैक्स चाहिए, तो ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। सो वी नीड टू रियलाइज एज ए बिजनेस मैन एज वेल, while we are not giving taxes indirectly we are already affected by all the implications जो कि बजट के अंदर हमारे पर आती हैं। ठीक है, और वो देने में हमें इसीलिए मसला नहीं होता क्योंकि वो हमें लगता है जो हमारी जेब से नहीं सबकी जेब से जा रहा है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि इसका तो बेहतर देखिए, डेब्ट को तरीके का मैनेज करने का तरीका क्या है? यू नीड टू इंक्रीज योर रेवेन्यूज, डिक्रीज योर एक्सपेंसेस, शॉर्टफॉल आपको कम करना चाहिए। और अगेन उन चीज़ों को हमें बजट में डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए जिससे हमें कुछ रिटर्न भी मिले। अब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर मेट्रो बस बन गई है। ठीक है, कितने लोग इसमें कम्यूट करते हैं? हाउ मच वी हैव बेसिकली इन्वेस्टेड इन दिस मेट्रो बस, और उसका मुझे और आपको बेनिफिट क्या है? हमने तो शायद अभी 2-3 दफ़ा वैसे भी एक किस्म का अच्छी चीज़ बनाई है तो बैठ गया, लेकिन इट्स नॉट बेसिकली गिविंग। उसमें वो पोटेंशियली लोग कहते हैं कि यार ठीक है वो गरीब आदमी है उसको फ़ायदा हो रहा है, बट अगेन क्वेश्चन मेरा ये नहीं आता व्हेन इट कम्स टू मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन फॉर एग्जांपल। मेरा क्वेश्चन उसमें ये आता है बिकॉज आई नो कि ट्विटर के ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है आजकल ऑरेंज बस के प्रो एंड अगेंस्ट। Nobody denies कि public transport is not good, is good. Public transport बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहिए होती है। सवाल आखिर में ये आता है कि you have to pick and choose where you invest your money, right? Like at the end of the day, again, investment आपको याद government है, point of view से आ जाती है। if you remember or not, 2005-6 के अंदर ना वरान बस एक चलती थी। बिल्कुल, और पूरा बड़ा बंदा कवर करती थी। बिल्कुल, बड़ा बंदा ट्रैवल करता था। मैं सेक्रेटेरिएट से एक दफ़ा यू पार्क तक गया 11 रुपये में। स्कीम 3 में मैं डेली ट्रैवल करता था, सेक्रेटेरिएट से स्कीम 3 पे 11 रुपये स्टैंडर्ड फ्लैट रेट, और पूरा का पूरा पिंडी इस्लामाबाद। अब आप उसको कंपेयर करें मेट्रो बस के साथ। अगर मैंने स्कीम 3 से फॉर एग्जांपल ब्लू एरिया जाना है, सबसे पहले तो मैं फैज़ाबाद के करीब पहुंचूंगा, यार मैं वहाँ पहुंचूँ, 100-150 रुपये आपको वहाँ लास्ट माइल का लगेगा। हाँ, फिर इधर आप कहेंगे, फिर आप ब्लू एरिया 2 स्टॉप के बाद पहुंचेंगे, पता चलेगा यार इससे बेहतर मैं टैक्सी भी आ जाता। ठीक है, कॉस्ट की सेविंग थी तो टैक्सी भी कर लेते। तो मैं ये चाह रहा था कि बताना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने एक डेडिकेटेड लाइन। अब यूके में आप जाते हैं, कहाँ कहीं पे आपने देखा है कि उनकी बसों के लिए स्पेशल जगले हमने लगाए हो? ठीक है, मुझे समझ आती है यहाँ पे पाकिस्तानियों का मसला है, यार आप अभी जिस तरह पंजाब के अंदर उन्होंने ऑटोमेट कर दिया है, डिजिटली वो चलान लोगों को सेंड कर रहे हैं। आप इस तरह का सिस्टम लाए, 3 चलान के बाद चौथी दफ़ा बंदा खुद ही सही हो जाएगा। और लोग सही हो रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यूके में क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट लेन आपका 9 to 6 के दरमियान कोई प्राइवेट गाड़ी उस पर नहीं चलेगी, वो सिर्फ बस लेन के लिए डेडिकेटेड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इधर ट्रैफिक का रश लगा रहता है और बस मजे से सारे जा रहे हैं। ठीक है, वी जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस हियर एज वेल कि यार आप रूट को ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकोमोडेट हो। मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपी आपने सिर्फ 12, 13, 14 या 20 किलोमीटर पे लगा दिया है, विच इज़ ऑलरेडी जस्ट गिविंग बेनिफिट टू फ्यू हंड्रेड पीपल। तो मेरे ख्याल में उस तरह की चीज़ होनी चाहिए कि जिस तरह हम ना मासेस को ज़्यादा अकोमोडेट कर सकें। डेफिनेटली, आई थिंक एक चीज़ मैं एक और ये चीज़ कहूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि लोग जब टैक्सेस की बात होती है ना पाकिस्तान में, हमेशा उसका काउंटर ये आता है कि सर डायरेक्ट टैक्सेशन शायद ना हो रही हो लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो जो ओवरऑल पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो गवर्नमेंट की टोटल कलेक्शन है, वो आप गूगल करके देख लें, टैक्स टू GDP रेशो उसका कितना है, और आप ग्लोबल एवरेज का देख लें। हमें कहते हैं ना कि US कितना अच्छा है, कनाडा का जाके देखें तो आपका तो दिमागी वो 40 से 35 के 40% वो उस पे ले लेते हैं। सो टैक्स टू GDP रेशो एक बड़ा अच्छा मेट्रिक होता है जो कि आपको एक पूरा ओवरऑल पिक्चर दे देता है कि यार आपके मुल्क में प्रोडक्टिविटी कितनी है, और उस प्रोडक्टिविटी में से कितना पैसा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, वो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और जब वो पैसा जाहिर है कि नहीं जा पाएगा तो डिफिसिट आएगा, कर्जा आएगा, एंड वो सारा का सारा। बट सो एक तो टैक्सेशन हो गई, राइट, यानी गवर्नमेंट ने जाहिर है उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल मेट्रो बस में इन्वेस्ट करना है तो शायद ऑल्टरनेटिवली इस पॉइंट पे जब हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है, मे बी दे कैन इन्वेस्ट ऑन समथिंग दैट हेल्प्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। से ऑरेंज ट्रेन के ऊपर आप जी सालाना पता नहीं 2 अरब रुपया जो है वो सब्सिडी का दे रहे हैं। सेंस नहीं है ना, आपने पहले खर्च किया बहुत ज़्यादा पैसा बनाने में, फिर आपने हर साल उसको चलाने में पैसा खर्च किया, आपने अपनी बुक्स के अंदर अपने आप को अगेन 10 साल का डेट डाल दिया आपने,
उससे पहले अगर आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिधर बिजनेस खड़ा होता है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, आई थिंक वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, वहाँ पर जाएंगे, नौकरियाँ बनेंगी। चलें वहाँ पर अगर जो बिजनेसेस हैं उनको टैक्स ब्रेक दी भी है ना, तो जो नौकरी कर रहा है वहाँ पर वो इनकम टैक्स दे रहा है। जो वहाँ पे चीज़ें बन रही हैं जो मार्केट में वो आएंगी, उसके ऊपर सेल्स टैक्स जा रहा है, तो पैसा जनरेट होगा। सिमिलरली अब अगेन यहाँ पर बिजनेसेस, गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसेस खड़े हों, प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो, ताकि वो टैक्सेस दे और सारा कुछ करे। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जी मैं जाता हूँ, जाके मैंने आपका ट्विटर थ्रेड पे मैंने जो किया हुआ था कि जी मुझे एक लोन चाहिए, मेरे पास एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री अगर कोई बना रहा होता बैठा हुआ तो उसको पता होता कि यार मैंने पिछले 10 साल से मैं क्रेडिट कार्ड, 10 साल भी नहीं बल्कि मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ 2003 से 18 साल हो गए ऑलमोस्ट। 18 साल से एक दफ़ा जो मैंने डिफ़ॉल्ट किया, राइट, और मैं बड़ी अच्छी उसकी पेमेंट्स कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि मुझे बड़े आराम से, मुझे ज़्यादा खप नहीं आनी चाहिए, मुझे 36 डॉक्यूमेंट्स जमा करानी है, मुझे पता नहीं क्या क्या कुछ मॉर्गेज करा करके, फिर टायरसम प्रोसेस। एंड सो इफ आई वांट टू स्केल, आई डोंट हैव एनी वे टू गो टू द मार्केट वेयर आई कैन रेज मनी। एंड आपकी पब्लिक भी क्या करेगी कि पब्लिक जो है ना वो कहेगी कि यार ठीक है, अगर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो या तो हम संदूक में बंद कर लें। विदाउट नोइंग, वो उमर भाई आए थे, उन्होंने आके बताया कि संदूक में पैसा पड़ा होता है तो वो ज़ाया हो रहा होता है, तो उससे भी लोगों का बड़ा दिमाग खुला था, बट संदूक में पड़ा रहेगा। या वो कहेंगे कि हम चैरिटी कर दें, क्योंकि ये भी बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि आप जब चैरिटी करते हो तो लाइक लोगों को लगता है कि मैं अगर ₹1,00,000 चैरिटी पे लगा दूंगा, उसके एवज अगर मैं ₹1,00,000 बिजनेस में लगाऊंगा तो चैरिटी जो है वो एक अच्छी चीज़ है, और बिजनेस जो है ना वो तो एक कैपिटलिस्टिक गलत चीज़ है। हालांकि एक जगह पे पैसे लगाने से आप नौकरियां जनरेट कर रहे हो, जिससे शायद जिस बंदे को चैरिटी चाहिए उसको शायद नौकरी मिल जाए और एक सस्टेनेबल चीज़ हो जाए। तो वो एक इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल एक फुकदान है हमारी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक साइड पे तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उसका ड्रॉबैक क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी जो अभी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 500 के 600 लिस्टेड कंपनीज हैं, इंडिया के अंदर 5,000 से ऊपर लिस्टेड कंपनीज हैं। इंडिया का GDP टू जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है, इट्स मोर देन 75%, पाकिस्तान का 15% है। पाकिस्तान के अंदर टोटल लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे वो 35 to 40,000 है। कहते हैं हम 2-2.5 लाख है, लेकिन हर महीने पे आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? गाइडेंस नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रही कि आप इस जगह पे आए क्यों थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा फ्लॉ ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टर ना होने का लोगों को खुद है, बिजनेसेस का ना इंटरेस्ट लेना भी पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। फॉर एग्जांपल आप देख ले सेवर फूड है, राइट, दे आर नॉट ट्राइंग टू लिस्ट देमसेल्फ बिकॉज दे डोंट फाइंड एनी वैल्यू। उनका माशाल्लाह ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। इस तरह हमने न्यूज़ देखी, टपाल वाले नहीं आना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप देख रहे शान फूड्स नहीं आना चाह रहे हैं। अब मैं जब मैं स्टॉक एक्सचेंज को देखता हूँ तो मैं उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ के देखता हूँ। ठीक है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरह, यानी फॉर एग्जांपल मैंने रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है और अगर सेवर फूड्स रेस्टोरेंट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है, व्हाई आई शुड बेसिकली इन्वेस्ट फ्रॉम स्क्रैच। एक बंदा जो 15-20 साल से यही काम कर रहा है, ही अंडरस्टैंड द बिजनेस मोर वेल देन ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग है कि वो अगर इस्लामाबाद पिंडी में कर रहे हैं और अगर वो 10 ब्रांचेस खोलने लगा है ना, वो गारंटी चलेगा वो बंदा। आप देखे लोग दुबई से सिर्फ उनका खाना खाने आते हैं कि ये खाना जाते हुए इधर से पैक के लेके जाना है। बिल्कुल, अगर दुबई में उनका आउटलेट खुल जाए तो उधर कितना वो बिजनेस कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर का ना होना, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके बड़े बड़े इनके पास भी है, बिकॉज दे डोंट सी द वैल्यू ऑफ कमिंग। ठीक है, कि उनको वैल्यूएशन उस तरह नहीं मिलती है जितना उन्होंने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो आई थिंक दोनों साइड से है। ना वो आ रहे हैं ना हम यहाँ से कोई पुश कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आई सी दैम गोइंग टू यूनिवर्सिटी बेचारा लाखों रुपया लगा के बंदा ग्रेजुएट होता है। आप उनको लेक्चर जाके देखें, स्टॉक एक्सचेंज इज दिस, स्टॉक एक्सचेंज इज दैट, दे आर नॉट द राइट पीपल टू बेसिकली गाइड कि यार आप स्टॉक एक्सचेंज में आए। वो बेचारे अभी जाएंगे मार्केट में, पैसे कमाएंगे, वहाँ से ठोकरे खाएंगे, फिर 5 साल बाद समझ आएगी कि हमें 5 साल पहले ये करना चाहिए था। राइट पीपल आर द कॉर्पोरेट पीपल, राइट पीपल आर द पीपल हु गॉट द मनी। आपका रियल स्टेट के ऊपर कितना लोग भाग के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दूसरा ऐड आपका रियल स्टेट का ही आ रहा है। पाकिस्तानी टीम के टी शर्ट के पीछे भी अभी रियल स्टेट का ही एक बंदा कोई है। क्यों कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं उसको अपना एंडोर्स करती, किसी को बताती यार आप आके हमारी तरफ से वो करो।
ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कंट्री के अंदर। आप ये देखें जितने रेट्स इन्होंने सेविंग अकाउंट में दिए हुए हैं, क्यों गवर्नमेंट इतना इंकरेज करती है कि आप पैसे रखें कि इन्वेस्ट ना करें। और उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट गवर्नमेंट को किस तरह होता है, नए बिजनेसेस पे जब आप जैसे लोगों को नए पैसे नहीं मिलते, शायद आपको जो पैसे मिले आप 20 बंदों को हायर कर लें, 20 बंदों के घर का चूल्हा जल जाए, रादर देन द मनी विच बैंक इज नॉट गिविंग यू, तो 20 फैमिलीज नहीं आबाद होंगी, ठीक है। तो जब तक और बैंकिंग का निज़ाम भी फ़र्क है ना। देखिए मैं इन्वेस्टमेंट रेस करने जाता हूँ, मैंने अगर एक जगह एक चीज़ को स्केल करना है तो मुझे शायद साल लगे उसकी स्केल तक पहुँचने में, और जब मैं उधर पहुँच जाऊँगा तो मेरा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राइट। और मैं अपना स्टेक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बैंकिंग निज़ाम में क्या हो रहा है कि मैं स्टेक कोई भी नहीं दे रहा, बैंक अपना रिस्क कंप्लीटली मिटिगेट कर रहा है, मैं फुल 100% रिस्क ले रहा हूँ, और मैं उसके ऊपर हर महीने की जो पेमेंट है उसके ऊपर एक हेफ्टी अमाउंट पे कर रहा हूँ इररिस्पेक्टिव सिचुएशन। और आपको तब तक लोन नहीं मिलेगा जब तक आप कोलेटरल कोई देंगे, और कोलेटरल इज देयर रिस्क के जो करता है। और मुझे नहीं समझ आती कि वो कोलेटरल किधर था हैस्कुल के चक्कर में। वो एग्जैक्टली हम जैसे लोगों के पीछे भाई आपकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए तो आप आपको देंगे। 45 अरब में आप सोचें कितने स्मॉल बिजनेसेस कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। और ये जो फ्लॉ, ये आई थिंक कुछ चीज़ें अभी भी हमारे मुल्क में नहीं सही एक लिहाज से है क्योंकि हम बिजनेसेस को इनकरेज ही नहीं करते हैं, ठीक है। राइट। अब हमारा जो स्टार्टअप है, अब तो थोड़ा बाहर से वीसीज वगैरह की तरफ से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि कोई लोकल इन्वेस्टर या लोकल बैंक या कोई इसी ने सपोर्ट किया, यार ये बिजनेस को हम सपोर्ट करते हैं, वी थिंक दिस इज़ ए गुड। वो ट्रेडिशनल SOPs उन्होंने बनाई हुई है, दे इंश्योर ईच एंड एवरी बिट, किसी तरह हम इसको रिजेक्ट ही कर दे, कहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं। ना देने के 100 वजूहत है, एक देने का कोई एक रीज़न भी हो तो वो नहीं उसको वो करते, ठीक है। तो आई थिंक कि ये अगेन मसला वही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, बैंक के पास पैसे पड़े हुए हैं, सेफ जगह है जहाँ से गवर्नमेंट बगैर पूछे पछाए आपसे पैसे ले लेती है, और आप इधर बैठे होते हैं कि भाई आपको लोग पैसे दे रहे हैं। मज़े एक दूसरा फ्लॉ ये भी है, हर ख़ानदान के अंदर एक बैंकर बैठा हुआ है जिसका टारगेट ही ये है कि जितना ख़ानदान का पैसा है वो सारा बैंक में। इन बैंकर्स की कोई सैलरी नहीं है, दे आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन कि कितना बैंक के अंदर आपने पैसा जमा किया इस महीने के अंदर। कितनी दफ़ा आपको कॉल आती है 28-29 को कि सर 2 लाख रुपए और रख दे, क्योंकि उनका कोई कमीशन वहाँ से मिल रहा होता है। ये भी एक सबसे बड़ा, हमारी अवाम भी मासूम है, जब उन्होंने मशवरा लेना होता है कि सर मेरे पास 10 लाख रुपया है मैं की करा, ठीक है, ओ जी छोड़ो आगे पीछे, 5 साल का लिए आप इसको इन्वेस्ट कर दो, 5 साल पे हम आपको इतना देंगे। वन ऑफ माई रिलेटिव बेसिकली इन्वेस्टेड 100,000 5 years ago। पता है कितना रिटर्न उनको मिला 5 साल बाद? 1 लाख के ऊपर उनको मिला 39,000। उस पर बैंक ने कहा कि ये 39,000, शायद वो नॉन फाइलर थे, आपका 10,000 रुपया टैक्स कटता है। राइट। 1 लाख पे उनको 29,000 मिला 5 साल में। लेस देन 5 कितना है? 6%। और ये देखें कि इस इन बिटवीन 14% भी आपको इंटरेस्ट रेट लोग देते रहे हैं, ठीक है। सो आई थॉट कि यार ये अब लोगों को टैक्सेस की भी समझ नहीं आती है कि जब एडवर्टाइज होता है कि अब आपको 10% आपकी सेविंग होगी, तो ज़रा आप उस पर टैक्स निकाल के देखिए आपको कितने आखिर में प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमने किया ही ऐसे है मेरे ख्याल से। ये भी मैंने पेशे मुझे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आपका जो इनकम टैक्स है आप उसमें शो कराकर आप उसके ऊपर टैक्स ब्रेक ले सकते हैं। आपके पास, अगर आपके पास लास्ट टाइम भी जिस तरह हमने शो में डिस्कस किया था, देखिए आप एक सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखते हैं, वही मनी मार्केट फंड म्यूचुअल फंड में भी अवेलेबल है। इस वाले सेविंग अकाउंट बैंक पे जो आप पैसे रख रहे हैं, इस पे आपको टैक्स के ऊपर डिडक्शन होगी। उस मनी मार्केट फंड जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। और वो सिर्फ, अच्छा, 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर। एक तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, उसमें अप टू 20% आपको तो मिलता ही है। फॉर एग्जांपल आपकी 1 साल की जो टैक्स कटता है वो 1 लाख रुपए है, तो 20,000 आपका टैक्स नहीं कटेगा अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखें। और 20% और भी आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप पेंशन फंड को भी मेंटेन करें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि आप एक जगह पे टैक्स भी दे रहे हैं और रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, और एक जगह पे आपको टैक्स क्रेडिट भी मिल रहा है। बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो टैक्स क्रेडिट या टैक्स से लूप होल्स निकाल कर ही बेनिफिट लेते हैं। और हम अवाम अभी भी उसमें चल रही है कि यार ये
म्यूचुअल फंड भी कोई सही चीज़ नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड में तीनों टाइप के रिस्क एपिटाइट अवेलेबल है, ठीक है। कि आप लो रिस्क भी कर सकते हैं, आप मीडियम रिस्क भी कर सकते हैं, हाई रिस्क भी कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि आप उस पर विद इन एक रिस्क से दूसरे रिस्क में आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आई थिंक लोगों को एजुकेशन लेने की ज़रूरत है कि उनको टैक्सेशन को समझ लें, वो ऑटोमेटिकली बेनिफिशियल उनके लिए भी हो ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक भाई इसमें ना देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद इन्वेस्टमेंट इन एनी सोसाइटी एज वेल एज लाइक इन्वेस्टमेंट इन पॉवर्टी, राइट? बिकॉज लो इन्वेस्टमेंट सोसाइटीज़ में आपको नज़र आता है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, आपके लोग जो हैं उनके हालात, सोशल मोबिलिटी बड़ी थोड़ी कम होती है। हाउ डू यू सी बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ के अब आप देख रहे हैं मार्केट्स खुल रही हैं, आई नो दैट योर स्टार्टअप इज एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस एज वेल, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पॉवर्टी पे जाने से पहले आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लव टू टॉक टू यू अबाउट इज, मैंने पिछले दिनों आई बिलीव आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स को कॉल की and I talked to them and I said, listen, like I want to start invest. So what do I do? I think कुछ सेल्स का बंदा था उनका, और उसने कहा कितने डालेंगे? मैंने कहा यार अच्छा, पहले तो आप जब इन्वेस्टमेंट वालों को कॉल करते हैं ना तो आपको वैसे ही ना थोड़ा सा फेक करना पड़ता है अपने आप को ना, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि सर मैं तो 50,000 डालना शुरू करना चाहता हूँ, तो आप वो घास नहीं डालते हो, आपको इतनी रौनियत से देखते हैं कि यार भाई कहाँ से आ गया तू, एंड दैट आई फाइंड क्वाइट फैसिनेटिंग, बिकॉज अगर मैं मैक्रो पे देखूँ तो 1 लाख बंदा जो 50,000 डाल रहा है ना, आप सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लाई कर लें, देख लें कितना बड़ा फंड बन जाता है। सिमिलरली हमारे यहाँ बैंकर्स का भी है, वो हैशकॉल पे क्यों करते हैं? क्योंकि यार एक बंदे के साथ इतनी पर्चियाँ भरने के बाद हमारा इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, हमारा बोनस ज़बरदस्त हो जाएगा। इसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट वालों का भी है। तो पहला सवाल मेरा ये, पॉवर्टी में हम बाद में आते हैं, कि जो स्मॉलर, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा नंबर तो मिडिल क्लास का है ना, अपर मिडिल क्लास तो वैसे ही 3-4% है, आपकी जो टॉप एलीट है जिसका पैसा बेसिकली आप घुमा रहे हैं, सारे जितने भी मनी मैनेजर्स हैं वो सारे एलीट और अपर मिडिल को टारगेट करके बैठे हैं। मिडिल क्लास बेचारी बैठी हुई, वो कह रही है महीने का मैं 10,000 रुपया बचाती हूँ, मैं उसमें से इन्वेस्टमेंट में डालती रहती हूँ, या मैं 50,000 रुपया मेरे पास जमा हुआ है मैं उसको डाल रहा हूँ, इस तरह से उसको कोई सर्विस करने के लिए है ही नहीं मार्केट में। हाँ, इसका था मैं थोड़ा सा अगेन ये थोड़ा हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, ठीक है। क्यों हमारे लोग अभी भी छोड़ के जा रहे हैं? क्यों डायरेक्शन लेस है? जो लोग उनको डायरेक्शन दे रहे हैं उनके स्टेक्स डिफरेंट है। इस चीज़ को समझाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी ब्रोकर के पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आ रहे हैं, यार ये कंपनी है, मैंने इस पर इन्वेस्ट करना है, मैं 5 साल बाद, आप ब्रोकर का आप पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ। जब वो एलोकेट करते हैं कि यार ये ब्रोकर आपके साथ है, हाँ। अच्छा, ब्रोकर का बेनिफिट आपको सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से होता चाहिए, ना सिर्फ कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको दे। हमारी मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज है सारी बैठी हुई है। जितनी भी स्मॉल अकाउंट्स जिस तरह WTL, जो छोटी कंपनीज है जिनका ना सर है ना पैर है, फाइनेंशियली वो स्टेबल है ही नहीं, लेकिन वो देखे 200%, 300%, 400% रिटर्न दे चुकी है। ये अभी की मैं पिछले 2-3 हफ्ते की बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों बना रही है? कौन चला रहा है मार्केट? ये ब्रोकर्स आपके जो आपको लगता है कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इस चीज़ की। दे आर देयर टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ कि आपके मनी में कोई मसला आ रहा है, ट्रेडिंग में इशू आ रहा है, वो आपको हेल्प कर सके। इफ़ यू स्टार्ट आस्किंग देम कि सर मैं क्या लूँ, तो मैं ये पहले बता दूँ ब्रोकरेज का इंटरेस्ट किधर है। ब्रोकरेज का इंटरेस्ट ये है कि मुजम्मिल का 1 लाख रुपया 5 साल के लिए 1 लाख रुपया ना रहे, वो 1 महीने के अंदर 10 दफ़ा तो कोई ट्रांजेक्शन करे, क्योंकि ट्रांजैक्शन के ऊपर उनका बेनिफिट है। राइट। यहाँ पे होती है मार खाते हैं लोग। जब वो शॉर्ट विजन के साथ आते हैं कि यहाँ पे 7 रुपए की चीज़ ली, 8 रुपए की बेच दी, अच्छा 7 की चीज़ 6.5 की होगी, सर बेचते इससे पहले कि नीचे और जाएगा और ले लेंगे। जब आप बेचते हैं वो फिर 7.5 की हो जाती है, सर अब ले ले, अब शायद सही टाइम है। 7.5 पे लेते, फिर 7.15 पे आके तो सर अभी ठहर जाए, अभी कर लेते हैं कुछ। वो आपसे बस वो ट्रेडिंग करवाते रहते हैं ना, ट्रेडिंग बेनिफिट उस पे ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं ना पॉवर्टी को, मैं अभी इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाते हुए यही सोचा था। अभी कुछ अरसे पहले 4-5 साल पहले ना एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, मुझे बड़ा हर्ट हुआ कि किस तरह लोग बेचारे गुजारा कर रहे हैं। एनक वाला जिन हमारा एक बड़ा मशहूर शो था, मैं उनके काफ़ी कैरेक्टर्स ऐसे थे जो बेचारे बहुत ही माली वसाइल का शिकार है अभी रिसेंटली। कुछ लोग जिस तरह जो जकूटा जिन था वो बेचारा फोत हो गया, आखिर में उसके पास 12,000 रुपये अपने बिल देने के पैसे दिए थे। जो दूसरी बिन बतौड़ी बदी हुई थी वो बेचारी हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, उसको पैसे देने को पैसे दिए है। इसी तरह आपके पंजाबी स्टेज ड्रामा के इतने ज़्यादा एक्टर्स हैं
सुहेल अहमद हर वक्त रो रहे होते हैं जी कि हमारे एक्टर्स को गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट के पास पैसे ही दिए, पहले बात ही हमने ये की भाई। इसी तरह ना आपके पंजाबी स्टेज ड्रामा के काफ़ी एक्टर्स थे, ठीक है, आप ये देख ले वो बेचारे कितने सफ़र कर रहे थे, कितने लोगों को गया। अभी सुहेल अहमद भी इतना टीवी पे आकर कहते रहते हैं यार कि इन एक्टर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ करे। भाई गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट के पास पैसे ही दिए है, ठीक है। तो अब मैं उस चीज़ को अगर मैं डीकोड करूँ कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात हम कर रहे थे, ठीक है, कि यार यहाँ पे ना हमें लगता है कि क्योंकि हमें रियल स्टेट पे ही इन्वेस्ट करना है तो पहले हमें 40 लाख रुपए रखने चाहिए ताकि हम रियल स्टेट पे इन्वेस्ट कर सके। राइट। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट में जिसकी लिक्विड एसेट या जो और जो 40 लाख पूरी जिंदगी गुजर जाएगी वो 40 लाख नहीं बनेंगे, वो नहीं होते, ठीक है। तो यही एक्टर जब अपने पीक पे थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इनकी सैलरी कोई बेहतर होगी या ये बेहतर कमा रहे होंगे, बहुत मिनिमल ले रहे होंगे। लेकिन इन्होंने क्या करना था, इन्होंने साल के अंदर अगर 10,000 भी सेव किया होता, ठीक है, और वो इन्वेस्ट कर दिया होता, ठीक है, इतनी फाइनेंशियल अवेयरनेस होती कि वो इन्वेस्ट करते, ठीक है, तो वही चीज़ उनको अपनी आखिरी लम्हात में कितनी इंपॉर्टेंट पड़नी थी, ठीक है। और ये अगर फ्रीक्वेंटली मंथ बाय मंथ अगर वो हज़ार रुपया भी इस तरह करके वो इन्वेस्ट कर रहे होते तो कितना बेनिफिशियल उनके लिए होता। बिल्कुल। इस पे ना मुझे एक बात याद आई है, अभी मैं जब ये रिसर्च कर रहा था, मैं एक ना ब्रोकर के पास गया ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो उन्होंने मुझे एक ना वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा जी 4-5 साल पहले उनके पास ना एक चाचा जी आए। अच्छा। चाचा जी आए और चाचा जी ने कहा जी उनके पास फिजिकल शेयर थे PSO के। राइट। और वो पता है शेयर्स कितने थे, 24,500। अच्छा। 24,500 शेयर चाचा जी, और कोई गांव के लग रहे थे कई। तो वो ब्रोकर ने कहा चाचा जी ये इतने शेयर्स आपने क्या कहाँ से लिए था, कब लिए? कहता है जी बच्चा मैंने कोई 1980s में ना कुछ हज़ार शेयर्स ना 1-2 हज़ार शेयर PSO के लिए लिए थे। उस वक्त क्या रेट होगा, तो वो था 3-4-5-6 हज़ार की इन्वेस्टमेंट थी मेरी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना ये कंपाउंड हो के पिछले 3 साल से मेरा सारा घर जो है ना इसके डिविडेंड से ही चल रहा है। अच्छा। ठीक है। अब मुझे जाके थोड़े पैसे की ज़रूरत हुई तो मैंने सोचा यार अब इसको बेच देता हूँ। 10 मिलियन से ऊपर को उनको रिटर्न मिला, कुछ थाउजेंड ऑफ रुपीज़ जो उन्होंने 30 साल पहले इन्वेस्ट किया। प्रॉब्लम हमारे का साथ क्या है, अगर मैं मुजम्मिल को कहूँगा मुजम्मिल अगर आपके पास लाख रुपया पड़ा है ना, लॉन्ग टर्म के लिए ना 10,000 लगा के छोड़ दो। 90,000 बेशक आप खाओ पियो कोई मसला नहीं है, आपको खाने पीने पे मसला नहीं होगा, आपको 10,000 लगाने पे इशू होगा कि यार ये मैंने 10 लगाए थे ये 8 क्यों रह गए ना, ये कम क्यों हो गए, इससे पहले कि ये 6 हो जाए मैं निकाल लेता हूँ। आपके पास पेशेंस नहीं है उसको लॉन्ग टर्म सर्वाइव वो करने का। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हैस्कुल जैसी कंपनी में 10 साल 20 साल लगा के छोड़ दो। आपको वंस इन ए क्वार्टर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है। राइट। सिर्फ ये देखना है क्या वो वाकई कंपनी सही जा रही है नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो लेट इट गो। ये प्राइस मूवमेंट होती रहती है। कभी कभी प्राइस नीचे मिलेगी, कभी आपको ऊपर मिलेगी। अगर तो आप स्ट्रेटेजिकली मंथ बाय मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर तो इट डजेंट मैटर एट व्हाट रेट यू आर बाइंग कंपनीज। लास्ट टाइम मैंने जैसे बात की थी यार मीज़ान ETF ले लो। अब पता है आपको मीज़ान ETF ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया, 1.25 रुपीज़। जब मैं आया था लास्ट टाइम वो 11 रुपये का ट्रेड हो रहा था। ठीक है। तो 11% आपको 3 महीने के अंदर डिविडेंड दे दिया एक ETFs के अंदर ने। ठीक है। और जहाँ पे आपको बैंक दे दिए 6% सालाना। ठीक है। तो आप मीज़ान ETF लेते जाए। मेरे पास काफ़ी दोस्त आए, उन्होंने मुझे कहा जी क्या, मैंने कहा यार ETF ले लो आप ना, तो क्यों आप एक स्पेसिफिक कंपनी में घुसते हो। ETF इज़ ए गुड बकेट कि जो लॉन्ग टर्म के लिए ना आपको बड़ा अच्छा रिटर्न देगी। ठीक है। तो मुझे बताएं, देखें चलें लेट्स टेक इट लाइक दिस। मेरे पास 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, मेरा एक बैंक अकाउंट है और कुछ भी नहीं है। आज मैंने मीज़ान ETF लेना है। ठीक है, मैं कन्विंस हो गया हूँ, क्या करूँ? आपने क्या करता है, सिर्फ ब्रोकर के पास जाता है। यही तो गेम है ना सर, ब्रोकर मेरे फोन ही नहीं उठाता। अच्छा, मैं जो वैसे एक बात करता जो मैं कंप्लीट कर लूँ कि जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं ना, आप जिस तरह वज़ीर आज़म साहब का ना एहसास प्रोग्राम भी है, हाउ यू कैन बेसिकली टेक पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। राइट। 1,200 रुपये या 1,400 रुपये या 1,600 रुपये देकर हाउ यू कैन एक्सपेक्ट पीपल टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। मेरे ख्याल में जब तक हम आम आवाम को यहाँ पे ये नहीं सिखाएंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट इज़ दी ओनली वे टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। तब तक आप अपनी जो भी गुर्बत है उससे नहीं निकल सकते। अब प्रॉब्लम मैं आपको बताता आती का है, आप जाते हैं ब्रोकर के पास, सर मैंने अकाउंट खोलना है। सबसे पहले आप तो खैर डिजिटली कर दिए, लेकिन वो भी अभी कोई इतना नहीं है कि इफेक्टिव उस लिहाज से। वो कहते हैं जी आप ये बैंक सैलरी स्टेटमेंट लाए, ये स्टेटमेंट लाए, अगर आप वाइफ है तो हस्बैंड की डिपेंडेंसी का सर्टिफिकेट लाए, अगर तो आप ये है तो आप ये डिपेंडेंसी लाए, और ये ना बैंक के साथ आपकी ये डिटेल्स होती चाहिए। अच्छा सर मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। अच्छा पहले बैंक अकाउंट खोलें। अच्छा बैंक अकाउंट जो है वो तो मेरा अपना स्टाफ है, ख़वातीन जितनी भी हैं उनको 4 चक्कर लग चुके हैं
लम्स के ग्रेजुएट्स हैं, हाँ। वो मान ही नहीं रहे आपकी नौकरी लगी हुई है। और हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, 21वीं सदी में बैठे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं जी स्टॉक एक्सचेंज में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। वो मुझसे उन्होंने ना मुझसे ऑफर लेटर निकलवाया, फिर सैलरी स्लिप निकलवाई, फिर एक दिन फिर आ गई, उसने कहा कि जी वो स्टैंप नहीं। मैंने कहा स्टैंप? हाँ। मॉडर्न डे में क्यों चाहिए ना तुम्हें स्टैंप? हाँ। नहीं जी बैंक कह रहा है स्टैंप लें। उस स्टैंप से उस बैंक की क्रेडिट को क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ। मैं वो लोगो निकाल के किसी भी कंपनी का 2 मिनट में स्टैंप बना सकता हूँ। हाँ। नहीं, मैंने एक दफ़ा ना चेक बुक निकाली, तो मुझे ना एक दफ़ा फ़ोन आ गया, सर चेक बुक निकाल लिया आपने, दे तो दिया हमने, हमारा लिए मसला हो गया ना। मैंने कहा क्या मसला हो गया? वो ऑडिटर आ गया, वो कह रहे हैं जी इस पर स्टैंप नहीं लगा हुआ कंपनी का। मैंने कहा यार उस पर क्या फ़र्क पड़ता है ना, मैं 2 चेक मैंने किया, मैंने तो ना आपको शिकायत की ना कुछ की, मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं सर हमारी नौकरी का मसला है, आप ये स्टैंप लगा के जाए। फिर मुझे स्पेशल बुलाया कि यार ये स्टैंप लगाएं ताकि हमारे ना ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से हम क्लियर हो जाए। हाँ। प्रॉब्लम यही है ना कि अगर आप जिस तरह भी बात कर रहे हैं, ठीक है, अब आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, आप डिजिटली भी आप एक्सेसिबल है, आपको मसला भी कोई नहीं है। अब एक आम बंदे को कहे कि यार जाके स्टॉक एक्सचेंज में खुलाओ, उसको वो जाके कहेगा सैलरी, सॉरी जी मैं तो घर में काम करता हूँ, या मैं XYZ काम करूँ, मैं कहाँ से लाऊँ, उसके लिए मसला हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं यार हमने लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, कुछ करना है, आपको पता है बाइनेंस के ऊपर कितना टाइम लगता है आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए? मेरे ख्याल है मिनट भी नहीं लगता होगा। और वो किस तरह KYC करता है, अपनी शक्ल दिखाए, आप इस ब्रैकेट के अंदर आने चाहिए, ब्रैकेट के अंदर आगे KYC होगी। वैन यू डिपॉजिट बनी, क्या आज तक उन्होंने कहा है कि यार आपका मुल्क जो है ना ग्रे लिस्ट में आया हुआ है, पहले प्रूफ तो कि पैसे किधर से आया? दे डजंट इवन केयर कि पैसे कहाँ से है। और हमारे बेचारे लोगों के पास, अच्छा मजे की बात यह है कि ग्रे लिस्ट करके भी लोगों के पास अरबों रुपया आ जाता है कहीं से, जिसके पास आना है उसके पास आ जाता है, वो आ जाता है। और जो आम बंदा बेचारा वो जलील हो रहा है। और ये बड़ी मजेदार आपने बात की, बिकॉज ये बाइनेंस का होता है ना, वो आपसे प्रूफ ऑफ वो मांगते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं जी, तस्वीर खींची आपने भेजी, आईडी कार्ड। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर हुआ है, ठीक है। आई हैव बीन सो बिजी, आई हैव टू गो टू इट्स लाइक 7 to 8 किलोमीटर्स अवे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जा सकूं। उन्होंने डाला कि जी कोविड के टाइम के ऊपर ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और बड़ी मुझे ईमेल्स भेजेंगे जी सर, हमने सब डिजिटाइज कर दिया। मैं ऐप पे गया, ऐप पे जाकर उन्होंने कहा कि जी आप तस्वीर खींच के भेज दें। तस्वीर खींची, वो 2 दिन प्रोसेसिंग में गई, फिर रिजेक्ट होकर 2 दिन प्रोसेसिंग लगा, फिर रिजेक्ट होकर आगे की क्वालिटी सही नहीं। मैंने स्कैन किया, ठीक है, स्कैन करके मैंने प्रॉपर क्रॉप किया, सारा कुछ किया, फिर भेजा, क्वालिटी सही नहीं है। नहीं, दूसरी दफा उन्होंने कहा रिजेक्टेड फॉर व्हाटएवर रीजन, बैंक जाए। भाई एक बेसिक सी चीज है यार, आप वहां पे मेरे से गंदी फोटोकॉपी लोगे जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होगी, यहाँ पर मैं आपको हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन, प्रॉपर कलर्ड चीज भेज रहा हूँ, उसके बावजूद। सो आई मीन ये सारे ड्रामे हैं वो वाले। सो क्वेश्चन मेरा वही है, मैं ETF में डालना चाह रहा हूँ, मैं कैसे डालूं? तो देखिए सबसे पहले तो ये तो हर्डल आपको क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। अच्छा। आपने ब्रोकर के पास अकाउंट, आपने कोई इसका कुछ करे ना यार सोल्यूशन, लाइक भाई ये तो ऐसे तो नहीं काम चल रहा है। अच्छा ये प्रोग्राम खत्म होते ही मैं स्टार्ट करूँ, तो आई हैव ऑलरेडी गॉट वेरी गुड प्लान्स जो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट एपिसोड में आऊँगा ना उस तक होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ऑलरेडी ना एक प्लान था कि यार मुझे लोग कहते थे यार हम जो पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इट्स सो डिफिकल्ट यार, हम पहले स्टॉक ब्रोकर में ऐप पे जाके करते हैं, फिर हम इधर आके मैनुअली पंच करते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि हम ना ऑटोमेटिकली इसमें आ जाए? मैंने कहा यार ना हम US में रह रहे हैं, ना मैं रॉबिनहुड हूँ, ना मेरे पास कोई API अवेलेबल है। सो आई रीच्ड आउट टू कपल ऑफ ब्रोकर्स था, मैंने कहा यार मैं ये काम करना चाहता हूँ कि ना जो भी अकाउंट आपके पास है अगर वो मेरे पास आता है, कोई तरीकाकार हो यार कि उसकी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाए ना, कि उसको मैनुअली पंच ना करना पड़े। उन्होंने कहा जी ठीक है, बेहतरीन हो गया, हम ये करते हैं। 3 weeks आई वेटेड फॉर द पर्सन टू रिस्पॉन्ड बैक, यार मैंने किस तरह करना है ना। उन्होंने कहा जी API आप अपने एंड पे बनाए, हम एक्सपोज। मैंने कहा बेहतरीन है, मैं नहीं करूँगा ना, मैं आपको क्लाइंट ID भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, आप बस मुझे डाटा दे, मैं यूज़र को ये अकोमोडेट कर सकूँ कि यार किस तरह आप कर सकते हैं। 3 months आई वेटेड। फिर मैंने एक्सपेरिमेंटल मैंने क्या किया, मैं आप मुझसे कह रहे थे मैं इस पूरे मैंने कहा यार मैं काम करता हूँ कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ना कि यूज़र की ट्रांजैक्शन किस तरह आएगी जाएगी, मैं अपना अकाउंट खोलता हूँ, मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ, आप किसी का डाटा ना दे, आप मेरा ही डाटा दे, मैं उसके ऊपर सिक्योरिटी सारी कर लूँगा, वो कर लूँगा। फॉर 4 weeks आई बेसिकली ट्राई टू ओपन माई ओन अकाउंट, आई वॉज नॉट एबल टू ओपन माई अकाउंट। अब मैं अगर तो कर लेता स्मूथली तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर देता, यार आपने अकाउंट भी खोल रहे हैं, अकाउंट इधर खोलो, ये मैनुअली आपके साथ आप ऑटोमेट कर देंगे, ये कर लेंगे। मैं सोच रहा था यार अगर मैं फॉर एग्जांपल ये ऑटोमेट कर भी लेता हूँ और एक यूज़र को कहता हूँ यार उधर अकाउंट खोलो, और यूज़र को भी 4 हफ्ते लगते हैं अकाउंट खोलने के लिए, तो मैंने कहा वो लोग तो मेरे पास आएंगे यार अकाउंट नहीं खोल रहा, और मेरा अपना अगर 4 हफ्ते लग रहे हैं, हाउ वी कैन कन्विंस समवन एल्स कि यार आप अकाउंट खोलो। तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी थोड़ा डिजिटल इन्होंने NCCPL ने कर दी है कि आप ऑनलाइन जाए, ठीक है,
किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट करें, ऑनलाइन उनका फॉर्म सेलेक्ट करें। अगर तो पहली दफ़ा आप यूज़र है तो वो कोई तंग नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली अकाउंट खोल लेते हैं, प्रोवाइडेड का आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं? सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड की कॉपी और बैंक जो अकाउंट आपका जो क्रिएटेड है, ये 3-4 बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी। 6 months की बैंक स्टेटमेंट? ये 2-3 महीने की। बैंक स्टेटमेंट इतनी रेलेवेंट नहीं है, 3 महीने की आई थिंक। सैलरी स्लिप अगर आप दे दें तो आपका काम चल और जाएगा। स्टूडेंट्स नहीं खोल सकते, स्टूडेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते? स्टूडेंट मेरा ख्याल में खोल सकते हैं, मुझे ज़रा सैलरीड का पता है कोई किस तरह कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए भी डिफरेंट क्राइटेरिया होगा कि उनको कुछ तो कुछ देना पड़ेगा। लेकिन आइडिया ये है कि काफ़ी चीज़ें अगेन जहाँ पे हम अभी खड़े और जहाँ हम पिछले साल थे, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। काफ़ी चीज़ें अभी हो रही हैं, हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, इन लोगों को भी थोड़ा मेच्योर अपने प्रोसेसेस को कर लें। ठीक है, वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है जब ये सारी चीज़ें जब डिजिटलाइज हो जाएंगी, देन वी कैन सी ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ पीपल कमिंग ऑन टू द स्टॉक एक्सचेंज या इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू मल्टीपल एसेट फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म। सो आपने ये कहा है कि विदाउट एक्चुअली गोइंग टू अ ब्रोकर फिजिकली आई कैन गो टू द NCCL वेबसाइट? नहीं, आप किसी भी ब्रोकरेज की, अब तो काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन भी कर कोई दिया। नाम दे देना मुझे 2-1 लोगों के। आप BMA कैपिटल पे जाके देख सकते ठीक है हैं जी। आप पल सिक्योरिटीज़ के ऑनलाइन उस पर जाके देख सकते ठीक हैं है। आप टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ को जाके देख सकते हैं। इन लोगों ने फॉर्म्स दिए हुए, ठीक इवन है। अल हबीब जिनको आपने कॉल की थी, इनके ऊपर जाके देख सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फिल इन ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। आप ये देखें कि रोशन डिजिटल अकाउंट में पिछले 1 साल के अंदर 10,000 लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाए। अच्छा, 10,000 लोगों ने खुलवाए और हम अभी तक 35-40,000 के अंदर ही हैं। राइट। और वो भी 0.2%, ये आई थिंक पता नहीं कितने % ऑफ दी फॉरेनर्स को अभी हमने टारगेट किया, अभी तो कितने ज़्यादा लोग रहते हैं और ठीक है। तो वो भी तो डिजिटली ही ऑन बोर्ड हो रहे हैं, उनके लिए भी कोई वो नहीं है। अब अच्छी चीज़ ये होगी है ना कि दे आर नॉट सेइंग कि यार आप आगे ना बायोमेट्रिक भी दें, राइट। बिकॉज नाउ दे हैव लिंक्ड दिस पर्टिकुलर थिंग विद योर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन क्योंकि आपका ऑलरेडी बायोमेट्रिक एनेबल्ड है, Right. तो आप जब मोबाइल फ़ोन देते हैं तो SMS जो आता है वो एक किस्म की वेरिफिकेशन ही होगी है कि यू डोंट नीड टू कम। लेकिन आप मैनुअली अगर खोलेंगे तो वो आपको जाना पड़ेगा फिर उनके पास। राइट। तो ऑनलाइन में ये फैसिलिटेशन उन्होंने दे दी है, ठीक है। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये नहीं है कि ये एडवर्टाइज़ ना करें। एडवर्टाइज़ क्यों नहीं करते, मुझे तो समझ ही नहीं आती है। भाई आप 35,000 पे अगर इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं, या आपके ब्रोकरेज हाउस चल रहे हैं, या स्टॉक एक्सचेंज 3.5 लाख में क्या होगा? 3.5 पे आप कहाँ पहुंचेंगे? ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आप करेंगे, जो कि ग्रो करेगी आपकी कैपिटल मार्केट्स को भी, ठीक है। और जब कैपिटल मार्केट ग्रो होंगी ऑब्वियसली बिजनेसेस भी सारे ज़्यादा इधर आएंगे। अभी मैं ये देखता 56 बिलियन स्टॉक एक्सचेंज से लोगों ने कलेक्ट किया है थ्रू IPOs या थ्रू रेजिंग फॉर एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग कंपनीज। अच्छा, ये कब, किस साल? ये पिछले 1 साल की बात है। 1 साल? 1 साल में 56 बिलियन रुपया इन्होंने इकट्ठा किया है। राइट। और ये कितने लोग हैं? 40,000 लोग और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। इमेजिन के मार्केट से कितना उठा सकते हैं। 9.8 मिलियन तो आपके मोबाइल बैंकिंग यूजर्स हैं। सिर्फ 40,000 लोग आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। सो जस्ट इमेजिन कि कितने ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो कितना वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ कि लोगों की वैल्यूएशन भी बनेगी। तो आई होप कि ये चीज़ें काफ़ी स्मूथ भी हो जाएंगी फ्यूचर के अंदर। राइट। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपका प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा उसकी तरफ आऊँगा। अभी काफ़ी मैच्योर हो गई, काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। एक आपने उसके अंदर, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड्स की पर्टिकुलरली बात की और आपने ETFs की बात की, आपने उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये की है फॉर पीपल, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल लोगों के लिए जो कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आपने उसमें म्यूचुअल फंड्स का वो डालना शुरू कर दिया सॉर्ट ऑफ के वो किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई फाउंड दैट क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अगर फॉर एग्जांपल वो वाला डेटा भी हमारे पास पाकिस्तान में इट्स नॉट रेडिली अवेलेबल ना, कि मार्केट्स के अंदर हो क्या रहा है, वो स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं, सारा कुछ है। So this is an easier way to sort of identify where the market is going, right? Like a mutual fund है जो expert है, जो सुबह शाम बैठ के देख रहा है, वो किधर पैसा लगा रहे हैं, उससे आप बहुत चीज़ें सीख जाते हो। So what was the thought behind that? अच्छा ना, एक कुछ स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर जो कि पहले ही इकोनॉमी को समझ जाते हैं कि डायरेक्शन क्या है, और वो अपनी पोजीशन उसी तरह सेट भी कर लेते हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज म्यूचुअल फंड्स। राइट। द गुड थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड इज़ कि ये हमारा अपना डाटा मंथली शेयर करते हैं। राइट। द टॉप है 10 होल्डिंग्स ऑफ देयर कंपनी, जो भी उन्होंने पोर्टफोलियो में होता है, ये अपना एक्सपोज करते हैं कि यार हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने अक्टूबर-नवंबर से ये डाटा लेना स्टार्ट किया। आई जस्ट वांटेड टू सी द फ्लो ऑफ मनी, कि ये फ्लो कैसे। एक तो हमें डेली बेसिस पे ना सेटलमेंट की रेशियोज आती हैं कि म्यूचुअल फंड ने बाय किधर किया, वो सेक्टर वाइज होती है, लेकिन किस कंपनी में बाय किया वो आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट से मिलती है। तो मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया ना, मैंने कहा यार मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे कोई किसी कंपनी का नहीं पता, माई यूज़ केस और बिजनेस क्वेश्चन इज कि विच इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसने लास्ट ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, एंड विच इज़ द कंपनी वेयर
that particular fund is invested and then just blindly invest in that company and see what is the result. ये मेरा बेसिक क्वेश्चन था जिस पे मैंने पूरा ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया. तो मैंने आइडेंटिफाई किया AKD अपॉर्चुनिटी फंड एंड गोल्डन एरो स्टॉक फंड, ये दोनों AKD के फंड्स थे. ठीक है. पिछले 1 साल के अंदर 100% प्लस का रिटर्न दिया उन्होंने. अच्छा जी, हम बिटकॉइन डबल कर रहे हैं पैसा. उन्होंने ऑलरेडी डबल कर दिया है और दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्फ कि हम कर क्या रहे हैं. अच्छा, वो थोड़े हट के हैं मार्केट से ना, सारे हैं ना वो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके. म्यूचुअल फंड के अपने भी रेगुलेशंस है और वो है, इन लोगों का मैंने देखा ये थोड़ा रिस्क लेते हैं और रिटर्न्स भी ज़्यादा है. तो मैंने एक कंपनी उठाई जिसपे उन्होंने रिसेंटली ना मार्च के अंदर पोजीशन ली. ठीक है. मैंने जाके ब्लाइंडली जिस रेट पे मिल रहा था मैंने जाके इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है. अगले अप्रैल की मंथली रिपोर्ट आई, उस कंपनी के अंदर उनका जो एक्सपोजर था वो रिटेन्ड था. ठीक है. मैंने कहा दैट मीन्स दे थिंक कि यार ये अभी भी सीन ऑन है इसमें. मैंने रखा. अच्छा, पहले महीना जब मैंने रखा तो मुझे ना 6% का लॉस हुआ. ठीक है. लेकिन क्योंकि जब नेक्स्ट मंथ पे देखा तो उन्होंने रखा, मैंने छोड़ दिया. 3 महीने के अंदर मुझे 35% का रिटर्न दिया. अच्छा. हालांकि उन्होंने अभी भी रखा हुआ है. मैंने कहा यार एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, लेट्स फोकस ऑन द एनालिटिक साइड ऑफ दिस. अब हम काम कैसे करें? हम कह रहे हैं व्हाट आर द कंपनीज के जहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. तो आप ना रेवेन्यू वाइज या शेयर वाइज देखोगे कि उस कंपनी, अभी हम काम कर रहे हैं होपफुली मैं, लेकिन जब जहाँ पे वो डिप लेते हैं म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट हो रहा है, आप एग्जिट ले लें. राइट. तो ये भी एक तरीक़ेकार है जिस पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट एनालाइज कि आपके साथ, मैंने ना काफ़ी चीज़ें म्यूचुअल फंड को आपने एनालाइज, मैंने काफ़ी दोस्त है मेरे ना जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे थिंक दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग. मैंने पूछा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो? जी कर रहे हैं. किस पे कर रहे हो? जी मनी मार्केट. मैंने कहा मनी मार्केट में चलो आपको टैक्स का बेनिफिट तो मिल रहा है बट यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द राइट बेनिफिट आउट ऑफ इट. ठीक है. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार अब मैंने प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर ना म्यूचुअल फंड की रेटिंग स्टार्ट की इन टर्म्स ऑफ कि 1 डे, 7 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, कितना म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे रहा है. राइट. एंड यू कैन कंपेयर योर फंड विद द अदर फंड्स एज वेल. पीयर का कंपैरिजन हम दे रहे हैं, फंड मैनेजर रिपोर्ट हम दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर एक्सपेंस रेशियोज कितनी वो करिए वो हम दे रहे हैं, फंड की होल्डिंग्स क्या है हम दे रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज वाइज कौन सी म्यूचुअल फंड कितना अच्छा रिटर्न दे रही है वो हम दे रहे हैं. और ये क्रॉस है आपके स्टॉक एक्सचेंज के साथ कि जो हाई रिस्क है वो स्टॉक एक्सचेंज पे एक्सपोज है. आप वहाँ से क्लिक करके स्टॉक एक्सचेंज पे भी जा सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर किस किस फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है. आप PPL के अंदर जाए तो आपको सारे फंड्स की लिस्टिंग आ जाएगी. जब इतने सारे फंड्स लिस्टेड है, इन्वेस्टेड है, तो आपको क्या टेंशन हो रही है कि वो नीचे जा रहा है. दे आर बेसिकली डूइंग देयर ओन कैलकुलेशन कि इसने कभी ना कभी ऊपर जाना है और वो इसीलिए फंड होल्ड. कभी आज तक हमने सुना है कि फंड ब्रोक हुआ हो या फंड के पैसे इतने ज़्यादा डूब गए हो. ठीक है, वो इकोनॉमी वाइज ऊपर नीचे टाइम आता रहता है. हाँ. लेकिन फिर हमने स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल को किस तरह मेच्योर किया, पीयर की कंपैरिजन हम दे रहे हैं, फंड किस किस ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है हम दे रहे हैं, फंडामेंटली किस कंपनी का कैसा रिजल्ट आ रहा है वो हम ग्राफिकली दिखा रहे हैं कि आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है. मैंने ना अभी एक ऑडिटर की रिपोर्ट कंपनी पे बनाई ना अपनी कंपनी की, तो वो आए मेरे पास तो उन्होंने कहा जी ये मैं आपका प्रोडक्ट देखा था तो ये मैंने कहा अच्छा सर हमारे ऑफिस में ना काफ़ी लोगों ने हैस्कोल में इन्वेस्ट किया हुआ है. अच्छा, मैंने उसी वक्त ना हैस्कोल को सर्च किया सरमाया के ऊपर, मैंने जाके ना कंपनी खोली, मैं सीधा फंडामेंटल्स पे ले गया. मैंने कहा यार आप इसकी अर्निंग पर शेयर देख रहे हो? कहते जी. मैंने कहा ये नेगेटिव में जा रही है. हाँ ये तो बहुत नेगेटिव में जा रही है. मैंने कहा 2018 में थोड़ी नेगेटिव थी, 2019 में ज़्यादा नेगेटिव थी, 2020 में तो बिल्कुल ही बेचारे फारिग हो गए. तो मैंने कहा आपको इस सिर्फ एक चार्ट से क्या समझ आती है ना कि ये पॉजिटिव अर्निंग कर रहे हैं, जब तक ये पैसे कमाएंगे नहीं आपको कैसे देंगे ना. कहते नहीं ये तो बड़ा अच्छा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं है, लेकिन हमारे ऑफिस में ना सारों ने हैस्कोल में इन्वेस्ट किया हुआ है. अब ये सारी ब्रोकर की एक कॉल होती है कि यार हैस्कोल 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 हैस्कोल, फंडामेंटली कंपनी बेचारी का अब तो बिल्कुल ही वो निकल गया. तो हमने बेसिकली प्रॉब्लम ही ये है पाकिस्तान के अंदर कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल. ठीक है. इन्फॉर्मेशन को किस तरह हमने लोगों को शो कराना है ताकि उसको दे के बंदा डिसीजन ले सके. तो ये हमारी एफर्ट है. आई थिंक कि काफ़ी लोग ऑलरेडी इस पे इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी कर रहे हैं. ठीक है. और इसके ऊपर तो अभी तो ये बिल्कुल स्टार्ट है. आपके काफ़ी यूज़ केसेस हैं जो आप इस पे ना ऊपर बना भी सकते हैं. तो बस you know we're at the 50-minute mark, so I'd like to sort of end this, but उसमें मुझे थोड़ा सा अगेन उस पर गाइड कर दें. मैं कहता हूँ यार मैंने महीने का 10,000 रुपया मैंने डालना है सेविंग. ठीक है. और मैंने इन्वेस्टमेंट बेस्ड सेविंग करनी है.
मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं जी? मेरा जो अपना करंट बैंक है, वो बैंक जो है वो मुझे कोई ऑफर नहीं करता रहता है कि सर आप हमारे किसी पता नहीं इस इन्वेस्टमेंट में डाल दें, उस इन्वेस्टमेंट में डाल दें, म्यूचुअल फंड्स में डाल दें। मेरे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं किसी ब्रोकरेज के पास जाऊँ और मैं जाके वो करूँ। लेकिन मेरा ऑल्टरनेट ये है कि मैं पर्सनली आई डोंट वांट टू गो थ्रू द डेटा एंड आई डोंट वांट टू डू एनी। आई वांट कि मैं एक जगह पर मैं बस आंखें बंद करूँ, मैं 10,000 डालता जाऊँ और मैं होप करूँ कि यार आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद मैं इन्फ्लेशन के हेज से भी बच जाऊँ और मेरा रिटर्न भी अच्छा हो। म्यूचुअल फंड तो बड़ा सारा पैसा निकाल भी लेते हैं ना आपके उसमें से, प्रॉफिट में से। तो मैं व्हाट्स द ऑप्टिमाइज्ड? या देखिए ETF जो है ना, ETF इज जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए म्यूचुअल फंड इज हाई, ETF की कम है। द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज डिफरेंट, यू विल गेट टैक्स रिबेट। अगर तो टैक्स के पर्पज से आपने सेव करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करें टिल द टाइम कि आपको बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन भी मिले, वो भी आपका एक किस्म का रिटर्न नहीं है, ठीक है। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन स्टॉक एक्सचेंज, आई वुड स्टिल रिकमेंड गो विद मिजान ETF। जो लोगों के मसले मसाइल है कि जी शरिया कंप्लाइंट नहीं है, शरिया कंप्लाइंट है, ठीक है। मिजान को तो मेरे ख्याल में मुझे ब्रांड एम्बेसडर कर देना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, एक ही शरिया कंप्लाइंट ETF है जो कि लिस्टेड है। क्योंकि इफ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, मीज़ान की शरिया वो होता है इस तरह कि वो डेट बेस्ड कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करती, राइट? सो ये तो स्टॉक एक्सचेंज का पूरा वो है ना कि वो उनके क्राइटेरियाज डिफाइंड है कि इतनी डेप्थ से इतना ऊपर चला गया तो वो शरिया, ये नहीं खुदा ना खस्ता कि कोई नॉन इस्लामिक काम कर रहा है, लेकिन वो डेप्थ के पर्सपेक्टिव से वो क्लासिफाई करते हैं और वो ईयरली बेसिस पे ना कंपनीज को एग्जिट भी देते हैं, एंट्री भी करते हैं। लेकिन इन ETFs का फ़ायदा ये है कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कौन सी कंपनी एग्जिट, अगर तो नॉन शरिया कंप्लाइंट में भी चली जाती है तो ये ऑटोमेटिकली उसको रीएडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं मिस कर गया इनिशियली, कि अभी ना कुछ लोगों को ना इन्फ्लेशन का समझ नहीं आ रही है कि हो कैसे रही है, कर कैसे रहे हैं, समझ नहीं आती है वो। मैंने ना एक सिंपल सा एक देखा कि पाकिस्तान में ना लोकल करेंसी कितनी प्रिंट हुई है पिछले 3 साल में, राइट। पिछले 3 साल के अंदर आपका जो पैसा जो आपने निकाला है वो आपने तकरीबन 16 ट्रिलियन था 2018 में, ठीक है, जो सर्कुलेशन में था, ठीक है। और 2021 में वो है 23 ट्रिलियन। अच्छा, 44% इंक्रीज इन मनी सर्कुलेशन इन योर लोकल मार्केट। बेनिफिट, अब ये जो पैसा ज़्यादा है ये किसके पास गया ना, ये एक क्वेश्चन एक आम हो सकता है। उसका देखिए, जिस के पास फाइनेंशियल एक्सेस है, आपको अगर लोन मिल जाता तो ये एडिशनल मनी जो सर्कुलेट हुई है वो आपको भी मिल सकती थी। काफ़ी ज़्यादा सीमेंट की कंपनीज एक्सपेंशन फेज में बैंक से भी लोन ले रही है, बैंक ने ग्रांट भी कर दी है। जिन के पास फाइनेंशियल एक्सेस थी उनको बेनिफिट हुआ है। आम आवाम बेचारी 15% ऑन एवरेज पर एनम के ऊपर एक किस्म का डिप्रिशिएट हो गया पैसा। अब लोगों को ये अगेन समझने की ज़रूरत है कि यार उन्होंने पैसे को कैसे किस जगह पे रखना है कि वो लॉन्ग टर्म के ऊपर अपना पैसे की अगेन वैल्यू को रिटेन कर सके। इस पूरे प्रोसेस के लिए ना हमने एक ट्रेनिंग का पूरा हमने एक बनाया था। अभी माशाल्लाह अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है कि क्रिप्टो के अंदर ना हम टॉप 10 कंट्रीज़ में आ गए हैं जहाँ पे हम बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, इतने लोग हमारे स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं लिस्टेड जितने वकार ज़का के ग्रुप में है। मैं तो कहता हूँ स्टॉक एक्सचेंज को वकार ज़का को हायर करना चाहिए यार कि तुम थोड़ी पब्लिसिटी कर दो, बेशक नेगेटिव ही सही कर दो, बेशक लॉसेज है। 90% ऑफ माई जो भी मेरे सर्कुलेशन में दोस्त है सारे लॉसेज में है। वो भी लॉसेज में है जो कि $10 दे भी रहे हैं। लेकिन एक क्रेज है, एक ओवरनाइट आपको रिच होने का एक वो है। एक ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होती है, 3 ट्रेड जाती है, बाद में पता चलता है आप लिक्विडेट हो गए हो, ठीक है। तो आइडिया ये था कि हमने एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी फिर इंटीग्रेट किया, ये LMS सिस्टम भी हमने एक किस्म का ना सरमाया के अंदर किया है। ऑब्जेक्टिव यही था कि हम चाह रहे थे कि देखिए, एक तो माशाल्लाह ऑलरेडी एक फ्रीलांसिंग की दुनिया पे कुछ लोग हैं, जिस तरह शाम सर्वर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तनवीर नानला ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनका SCBT को कोर्स भी बेहतरीन है। लेकिन एक अनहिडन सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू जो एक हमारा पास है वो है इन्वेस्टमेंट का भी। इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज आर सो वेल रिगार्डेड इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाउ यू कैन एजुकेट दैम योर सेल्फ, कि आप पहले समझे उस चीज़ को, उसके लिए ना हमने पूरा ट्रेनिंग का मॉड्यूल इंटीग्रेट किया हुआ है। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्किल फॉर जॉब पर्सपेक्टिव एज वेल। जॉब पर्सपेक्टिव एज वेल, कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, अपना पैसा जिस दिन आपने बनाना सीख लिया, आप दूसरों का पैसा लें, वो बनाएं और उसके ऊपर परसेंटेज। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है कि जो पैसा बना के आपको दे। ब्रोकरेज इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू मेक मनी।
राइट दे कैन बेसिकली एक ट्रेंड चलाने के लिए ब्रोकरेज यूज़ होता है, बट दे आर नॉट द राइट पीपल टू गाइड यू। राइट मैंने अब ये भी ना लोगों को ना समझ ही नहीं आती है कि ये इन्वेस्टमेंट सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप पे करना। मैंने ना ट्रेनिंग बड़ी छान बीन करके ना, मैंने फराज एक हमारे थे, उनको मैंने रीच आउट किया। मैं 1 साल से पीछे पड़ा हुआ हूँ अच्छा कि यार आप फॉरेक्स पे भी कर रहे हो, आप यहाँ भी कर रहे हो, आपका स्ट्रेटजी अकाउंट भी है, ये भी है, और अब ये देखो लोगों बेचारों के ना नुकसान हो रहे हैं, टप लॉस इस तरह की चीज़ें आ रही है। तो आई रिक्वेस्टेड हिम यार कि मेरे साथ मिलकर ना प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आउटरीच भी हम कर लेंगे, आप ना आओ, हम इसको ना एज ए सर्विस स्टार्ट करते हैं कि लोगों को हम एजुकेट करें एंड देन ट्राई टू बिल्ड दिस एज ए कैपेबिलिटी इन आवर कंट्री एज वेल, Right. कि लोग ना सिर्फ ये सीख सके कि यार क्या वाकई सिर्फ देखिए क्रिप्टो बहुत छोटी मार्केट है, ठीक है, और बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर 25% का अप डाउन हो सकता है, ठीक है, यू कैन बेसिकली Get wiped off completely, yeah. completely. So we need to educate each and everyone कि यार आपके पास डिफरेंट मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है, कमोडिटीज़ एक मार्केट है, फॉरेक्स एक मार्केट है, क्रिप्टो इटसेल्फ एक मार्केट है। मेरे ख्याल में क्रिप्टो में आप 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना ही करें, ठीक है। तो उसको करने के लिए ना हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे हम ना ट्रेनिंग्स इशू कर रहे हैं। ट्रेनिंग्स का मकसद क्या है कि लोग इस फील्ड को समझें और फिर वो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें और फिर एज ए सर्विस लोगों को दे। आप अपवर्क के ऊपर जाए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा पोस्ट आपकी आई हुई होती है, आप उसको फाइवर के ऊपर जाए, आप वो कर सकते हैं, आप स्ट्रेटजी अकाउंट मैनेजर बन सकते हैं इंटरनेशनल पे। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि ये प्लेटफॉर्म पूरा ना सिर्फ ये कि एनालिटिकली आपको हेल्प कर सके, बल्कि जो ब्रिज हमने गैप ब्रिज करना है, जितना भी हमारा एक गैप आ रहा है ऑडियंस का, जिनको इन्वेस्टमेंट की समझ ही नहीं है, नो हाउ ही नहीं है, उनको भी हम किसी ना किसी स्किल्ड लोगों के थ्रू लाकर जो ट्रेनिंग ऑफर करें और वो कर दें। और लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मैंने जब ये ट्रेनिंग ऑफर की ना, काफ़ी दोस्तों ने मुझे टॉन्ट भी मारे कि यार ये तुम पैसे जमा करने के लिए कर रहे हो। अच्छा, मैंने कुछ को ना फ्री भी ऑफर की, जिनको मैंने फ्री की ना उन्होंने रजिस्टर करने की हिम्मत ही नहीं की कि यार हमारे पास टाइम नहीं, हम रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। और जिनसे मैं पैसे चार्ज करूँ, माशाल्लाह मेरे पास जो मैं आई एम सो हैप्पी विद द करंट पार्टिसिपेंट, वी आर जस्ट इन ए मिड वे ऑफ आवर ट्रेनिंग, but we will share the output of this particular training to others as well कि what we have achieved, ठीक है। Right. तो ऑब्जेक्टिव लोगों को समझाने का ये है कि जो बंदा आपको स्किल्ड है, जो अपनी स्किल आपको ऑफर कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच ही इज आस्किंग, गिव इट टू हिम, ही विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू गाइड यू, रादर दैन कि यूट्यूब के ऊपर आप एक भी सी साइट पे जाके देखते रहे, वो कभी भी आपको पूरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे आपको समझ नहीं आती कि किस तरह आप कर रहे हो। Makes sense. Like bhai, thank you so much for this insight once again. Inshallah, I should be able to see you maybe 186th episode. 186. And also for all of you guys, जाके इनकी definitely check out the training, also check out the platform. अगर आप already invest कर रहे हैं तो I know जिस level के ऊपर आप ये data दिखा रहे हैं, I know क्या कि अपने और भी उसको expand करना है. So this is definitely 100% helpful. But like bhai, thank you so much for coming in. Thank you, pleasure. एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा और जैस कैश का हमारा एक टुनटुना आएगा, उसके ऊपर अकाउंट नंबर लिखा हुआ, यू कैन सेंड वट एवर डोनेशन दैट यूड लाइक फॉर द चैनल। बियॉन्ड दैट अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी आने वाले एपिसोड्स की, यूट्यूब वाले लाइक करेंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी, फेसबुक वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारी टीबीडी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे 5000 मेंबर्स हो चुके हैं। सो दैट्स प्रीटी गुड एज वेल। एंड उसी के साथ साथ हम आपकी फीडबैक भी लेते हैं, डिफरेंट कन्वर्सेशन करते हैं, आर्टिकल्स शेयर करते हैं, सो यू कैन जॉइन दैट। बट एनीवेज, दिस वाज सईद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वॉचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।